आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख आंकड़ों का वर्गीकरण विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व आप लोगों ने आंकड़ों को विधिवत समझा है। आंकड़ों के संग्रहण के आधार पर प्रकारों को समझा है। संग्रहण के आधार पर वर्गीकरण को समझ चुके हैं कि हमने किस तरीके से प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों की चर्चा की थी। फिर प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की प्रश्नावली और अनुसूची विधि का हम लोगों ने विधिवत अध्ययन किया है। इस क्रम को आप लोगों को अपने मनोमस्तिष्क में रखना अत्यंत आवश्यक है कि हमने किस क्रम से अध्ययन किया है। आंकड़ों का अध्ययन किया है, आंकड़ों के प्रकारों को जाना है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, या आंकड़ों के वर्गीकरण को हम लोगों ने संग्रहण के आधार पर समझा कि संग्रहण के आधार पर आंकड़ों का क्या वर्गीकरण किया जा सकता है। वहाँ पे दो प्रकार सामने आए थे, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। फिर प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आपकी दो विधियां दी गई थी आपके पाठ्यक्रम में, प्रश्नावली और अनुसूची। इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे थे आगे, परंतु आंकड़ों के वर्गीकरण को पूर्ण रूप से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आंकड़ों के वर्गीकरण का एक आधार संग्रहण है, जिसे हमने प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, ये क्लासिफिकेशन है सिर्फ कलेक्शन के आधार पर, सोर्स ऑफ कलेक्शन के आधार पर, कि हमने आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार से किया है, इस आधार पर। इसके अलावा कुछ अन्य आधार भी हैं। आज हम उन आधारों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे ताकि आप लोग यह समझ सकें कि आप लोगों ने जो भी आंकड़े आज तक देखे हैं वो किस वर्ग में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। इस क्रम में आप लोगों को सर्वप्रथम आधारों को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा पहला आधार रहेगा आंकड़ों के वर्गीकरण का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। दूसरा आधार रहेगा उनकी रचना। तीसरा आधार रहेगा अंतर्निहित वस्तु, यानी कि उसमें जो वस्तु अंतर्निहित है वो। और एक सबसे आखिरी में हम लोग रखेंगे संग्रहण, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना यहाँ पे आवश्यक नहीं है। जैसा कि गुणधर्म के आधार पर जब हम आंकड़ों को एकत्र कर रहे हैं, तो जो हमारे आंकड़े हैं वो या तो मात्रात्मक हो सकते हैं, गुणात्मक हो सकते हैं, काल पर आधारित हो सकते हैं, स्थान पर आधारित हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकारों को आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि गुणधर्म के आधार पर जब हमने आंकड़ों को बांटा, तो आंकड़ों के चार प्रमुख प्रकार उभर कर सामने आए। पहला मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक, तीसरा काल श्रेणी, चौथा स्थानिक श्रेणी। यानी कि काल पर आधारित आंकड़े और स्थानिक आंकड़े, कालिक आंकड़े और स्थानिक आंकड़े, मात्रात्मक और गुणात्मक। जब किसी विशेषता को मात्रा में एक मूल्य दिया गया, किसी चर की किसी विशेषता को प्रकट करने के लिए हमने किसी मूल्य का संख्यात्मक निर्धारण किया, तो हमें मात्रात्मक आंकड़े प्राप्त हुए। इसकी विशद चर्चा हो चुकी है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य, वजन, इसके विपरीत
जब हमने किसी चर की विशेषता को आंकड़ों में प्रकट किया, जैसे व्यक्ति का रंग, बुद्धिमत्ता, तो इस प्रकार के जो आंकड़े हुए उनको गुणात्मक आंकड़े कहा गया। जैसे किसी जनसंख्या समुदाय में मेल और फीमेल, ये क्या है? ये क्वालिटेटिव डाटा है। विवाहित अविवाहित क्या है? क्वालिटेटिव डाटा है, गुणात्मक आंकड़े हैं। इसके विपरीत विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या को विभाजित करना कैसा आंकड़ा है? मात्रात्मक आंकड़ा है कि 10 वर्ष तक इतनी जनसंख्या, 10 से 20 तक इतनी, 20 से 30 तक इतनी, 30 से 40 तक इतनी, 40 से 50 तक इतनी। ये कैसा आंकड़ा है? मात्रात्मक। पचास लोगों में 10 विवाहित, 40 अविवाहित, ये कैसा आंकड़ा है? गुणात्मक। अब आ जाइए काल श्रेणी में। कालिक आंकड़े या काल श्रेणी पर आधारित आंकड़े विभिन्न कालों में, जैसे कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक 10 वर्ष में, इस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में सारे आंकड़े प्रतिवर्ष के हों। जैसे कि हमने 2010 से 2020 तक गेहूं का उत्पादन ले लिया कि हमारे खेत में 2001 में गेहूं इतना पैदा हुआ था, 2002 में इतना हुआ था, 3 में इतना हुआ था, 4 में इतना हुआ था, 5 में इतना हुआ था, 6 में इतना हुआ था, 7 में इतना हुआ था, 8 में इतना हुआ था, 9 में इतना, 10 में इतना, 11 में इतना, 12 में इतना। 20 वर्ष का हमने अपने घर के खेत में पैदा होने वाले गेहूं का आंकड़ा लिया, उसको लिखा। तो ये जो आंकड़ा है 2001 में इतना, ये क्या है? ये कालिक आंकड़ा है, काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ा है। इसी तरह से आप इस आंकड़े को 10 वर्षों में भी ले सकते हैं, हर महीने का भी आंकड़ा ले सकते हैं। जैसे कि आप प्रत्येक महीना कितना खर्च कर रहे हैं। जनवरी में आपने 100 रुपया खर्च किया, फरवरी में इतना किया, है ना, मार्च में इतना किया, अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में। इस प्रकार से इस आंकड़े की रचना होती है। इसके बाद में स्थानिक आंकड़ा, इसको भौगोलिक आंकड़ा भी कहते हैं। विभिन्न स्थानिक इकाइयों में, चाहे वो महाद्वीप हो, देश हो, राज्य हो, जनपद हो, नगर हो, ग्राम हो, वार्ड हो, मोहल्ला हो, जब हम आंकड़ों को इनमें वर्गीकृत करके प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि विभिन्न राज्यों में जनसंख्या, जिसके आधार पे आप लोगों ने बिंदु मानचित्र बनाया था, याद आया? डॉट मैप। या फिर वर्ल्ड वाइज पॉपुलेशन, आरा की, हर वार्ड की जनसंख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा हुआ, इस आंकड़े को कहा गया स्थानिक आंकड़े। इस प्रकार से गुण धर्म के आधार पर हमने जाना कि आंकड़ों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। गुण धर्म के आधार पर हम आंकड़ों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब गुण धर्म के बाद में
रचना आती है कि रचना के आधार पर आप आंकड़ों को, रचना विधि के आधार पर आप आंकड़ों को किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो यहां पे 3 मूलभूत प्रकार सामने आते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को जरा सा समझ लीजिए। इसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य होता है। जैसे प्रत्येक नगर की अलग अलग जनसंख्या, प्रत्येक कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की अलग अलग संख्या, प्रत्येक परिवार की अलग अलग आय, अर्थात एक तरफ बनावट के दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो एक ओर कारखाने का नाम होगा या परिवार का नाम होगा या राज्य का नाम होगा और दूसरी तरफ मूल्य होंगे। जो मैंने ऊपर स्थानिक श्रेणी और काल पर आधारित श्रेणी का जिक्र किया है, उल्लेख किया है, उनको हम व्यक्तिगत श्रेणियों के अंतर्गत ही रखते हैं। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है यहां पे खंडित आंकड़े। यह प्रकार किसी चर के यथार्थ माप से संबंधित है। जैसे कि आरा शहर में बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो एक कमरे में रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2 कमरों में रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 3 कमरों में रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 4 कमरों में रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 4 से अधिक कमरों में रहते होंगे। अर्थात इस प्रकार के आंकड़ों में एक तरफ हमने मान लीजिए कमरों की संख्या लिख दी 1 2 3 4 5, 5 से अधिक। दूसरी तरफ एक परिवारों की संख्या लिख दी कि एक कमरे में हमने मान लिया 90 लोग रहते हैं, 2 कमरों में मान लिया 50 लोग रहते हैं, 6 में 20 रहते हैं, क्रमशः 1 2 3 4 5 6। यानी कि एक तरफ कमरों की संख्या, दूसरी तरफ उनसे संबंधित परिवारों की संख्या। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हुए, यानी कि भिन्न भिन्न पदों के चर मूल्यों में जो निश्चित अंतर प्रकट कर रहे हों और ये चर मूल्य प्रायः पूर्णांक में हो, उनको कहा गया खंडित श्रेणी। अब अखंडित श्रेणी को समझ लीजिए। अब अखंडित श्रेणी के अंतर्गत जो विभिन्न पद के चर मूल्य हैं उनमें एक निरंतरता पाई जा रही है, निरंतरता पाई जा रही है, सतत हैं, निरंतर हैं। जैसे कि आपने कुछ आंकड़े देखे होंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक, अब इस आंकड़े को समझिए। जैसे किसी की आय है मासिक 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 100 से 200 लोग 100 से 200 रुपए 50 श्रमिक पाते हैं, 200 से 300 40 पाते हैं, 300 से 400 30 पाते हैं। एक निश्चित वर्ग अंतराल है। इस निश्चित वर्ग अंतराल में इनकम बटी हुई है, मंथली इनकम बटी हुई है। क्या पाई जा रही है? चर में आय नामक चर में क्या पाई जा रही है? निरंतरता पाई जा रही है।
तो इसको क्या कहा गया? अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी। अब ये अखंडित श्रेणी दो रूपों में देखी गई। इसको आपने देखा अपवर्जी रूप में और समावेशी रूप में। अब आप कहेंगे अपवर्जी और समावेशी क्या है? देखिए, जब आपने 0 से 5, 5 से 10 कहा, तो 0 से 5 में 5 यानी कि इस वर्ग अंतराल की जो उच्चतम सीमा है, 0 से 5 में 0 निम्नतम सीमा हुई वर्ग अंतराल की, 5 उच्चतम सीमा हुई। यानी कि जो इस वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा है वह इसमें सम्मिलित नहीं है। वह सम्मिलित किसमें होगी? अगले वर्ग 5 से 10 में। ठीक है, तो इसको कहा गया है अपवर्जी। दूसरा है समावेशी। समावेशी में जैसे कि कहा गया 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। तो ये जो 0 से 9 है, तो इसमें जो है इस वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा है वो इसमें सम्मिलित है। उसमें सम्मिलित नहीं थी अपवर्जी में। समावेशी में क्या है? सम्मिलित है। तो इसको समावेशी कहा गया। इस तरीके के दो आप लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, और एक ऐसे होते हैं जिसमें अपवर्जी में जो वर्गंतराल ऊपर वाला वर्ग है उसकी जो उच्चतम सीमा होती है वो अगले वाले वर्गंतराल की निम्नतम सीमा होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, समावेशी में ऐसा नहीं होता। समावेशी में उस वर्ग की उच्चतम सीमा का मूल्य उसमें निहित होता है, इसीलिए वो समावेशी है। ठीक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो ये आपने रचना के आधार पे समझा कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है। इसके बाद एक आ जाइए, अंतर्निहित वस्तु के आधार पे अगर आपको समझना हो आंकड़ों का वर्गीकरण, तो यहां पे आंकड़े दो प्रकार के आते हैं। एक आते हैं साधारण आंकड़े और एक आंकड़े आते हैं जिनको हम कह सकते हैं बहुविषयक आंकड़े, मैनीफोल्ड। मतलब मैनीफोल्ड को आप समझ सकते हैं बहुविषयक रूप में। समझिए, मैनीफोल्ड के लिए मैं शब्द ढूंढ रहा हूं कौन सा है, एक मिनट। मैनीफोल्ड, बहुविध आंकड़े या विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो बहुसंख्यक हों, ठीक है, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जा सकता है उर्दू का, जो मुख्तलिफ प्रकार के हों, जिनमें मुख्तलिफ चरों का विवरण हो। अभी जब आप मैनीफोल्ड पे आएंगे तो हम उसमें बताएंगे। पहले आप सिंपल आंकड़ों को समझ लीजिए कि सिंपल आंकड़े क्या हैं। तो जब सिंपल आंकड़ों की बात की गई, जैसे कि जनसंख्या, ठीक है, अब ये जनसंख्या स्त्री और पुरुष, ये क्या हो गया? सिंपल आंकड़ा। आरा की जनसंख्या इतनी, उसमें इतने स्त्री इतने पुरुष, एक क्लास में 50 बच्चे, इतने मेल इतने फीमेल, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं मैनीफोल्ड, विविध रूपी या बहुरूपी आंकड़े जो बहुचर को प्रकट कर रहे हो, आंकड़े जो बहुचर को प्रकट कर रहे हो, जैसे कि जनसंख्या बटी स्त्री और पुरुष में। अब पुरुष को फिर से हमने बांट दिया ग्रामीण और नगरीय में, स्त्री को बांट दिया ग्रामीण और नगरीय में।
अब ग्रामीण को पुनः हमने बांट दिया शिक्षित और अशिक्षित में, और नगरीय को हमने बना दिया शिक्षित और अशिक्षित में। उसी तरीके से पुरुषों में भी हमने ग्रामीण को बांट दिया शिक्षित और अशिक्षित में, और नगरीय को बांट दिया शिक्षित और अशिक्षित में। तो ये क्या हो गया? मैनीफोल्ड हो गया, बहुचर बहुरूपी आंकड़ा हो गया। जो कि विविध सूचनाएं देने वाला हो गया, एक कॉम्प्लिकेटेड आंकड़ा हो गया। तो इसको कहा गया मैनीफोल्ड डाटा। मैनीफोल्ड डाटा मतलब बहुचर आंकड़े। मैनीफोल्ड आंकड़ा मतलब वो आंकड़े जो कि बहुत मुख्तलिफ प्रकार की, विविध प्रकार की सूचनाएं दे रहे हों, अनेक प्रकार की सूचनाएं दे रहे हों, तरह तरह की सूचनाएं दे रहे हों। तो ये हो गया आंकड़ों का वर्गीकरण, जो कि आपने समझा विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, शायद दिमाग से निकल गया हो। सबसे पहले आप लोगों ने समझा गुण धर्म के आधार पर, ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक, फिर टेम्पोरल यानी कि काल पर आधारित आंकड़े, और स्थान पर आधारित आंकड़े, स्थानिक आंकड़े, भौगोलिक आंकड़े, कालिक आंकड़े, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े। फिर आपने जाना रचना के आधार पे व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। फिर आपने जाना जो अंतर्निहित वस्तु है वो साधारण है या बहुआयामी है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन को जाना। अब अंत में एक आखिरी क्लासिफिकेशन की चर्चा कर रहा हूं, जिसका पूर्ण विवेचन इससे पहले विशद रूप में हो चुका है, क्योंकि वही आपसे पाठ्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। वह है संग्रहण के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण। संग्रहण के आधार पर आंकड़ों को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े शोधकर्ता स्वयं जाकर के प्रथम बार आंकड़ों का संग्रहण करता है। इसके लिए वो निरीक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची, केस स्टडी आदि का सहारा लेता है, आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। द्वितीयक आंकड़े ये किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा पूर्व ही संकलित किए जा चुके होते हैं। ये प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों रूप में पाए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को हम कच्चे माल की तरह कहते हैं, उन्हें मौलिक आंकड़े भी कहा जाता है। द्वितीयक आंकड़े पहले प्रस्तुत, पहले संकलित किए जा चुके हैं, पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं, किसी शोध संस्था द्वारा, किसी संस्था द्वारा, किसी शोधकर्ता द्वारा, ये प्रकाशित हो अथवा ना प्रकाशित हो। तो द्वितीयक आंकड़े क्या हुए? जो पहले एकत्रित किए जा चुके हैं। और प्राथमिक आंकड़े क्या हुए? जिन्हें शोधकर्ता प्रथम बार स्वयं संकलित कर रहा है। इन दोनों आंकड़ों की विधिवत चर्चा एक दिन हुई है। वो व्याख्यान अगर आप लोग भूल गए हो तो उसे YouTube पे जाके पुनः सुन लीजिएगा। उस चर्चा को यहां पे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम लोग कल तक प्रश्नावली और अनुसूची की चर्चा करते रहे हैं, जो प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के अंतर्गत ही हुई है। आज के इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्रश्न पूछने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अमृता कुमारी, अंकिता कुमारी, सीबी, हरिकांत राय, ठीक ठीक ठीक, जयशंकर प्रसाद,
नीतू कुमारी, कृष्ण कुमार राय, कुमारी बबीता, सर अखंडित में और बता दीजिए। अच्छा, अखंडित आंकड़े उन आंकड़ों को कहा गया है जिसमें चर मूल्यों में निरंतरता पाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि आय एक चर हुआ, हमने किसी स्थान पे श्रमिकों की आय का अध्ययन किया, किसी कारखाने के श्रमिकों की वो मिलने वाली मासिक आय का अध्ययन किया कि 500 से 600 कितने श्रमिकों को मिलता है, 600 से 700 कितने को मिलता है, 700 से 800 कितने को मिलता है, 900 से 1000 कितने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक निरंतरता हुई। हमने देखा कि 700 से 900 मिलता है, 50 को 900 से 1100 मिलता है, 40 को 1100 से 1300 मिलता है, 10 को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन मूल्यों में, चर मूल्यों में एक निरंतरता देखने को मिलती है अखंडित श्रेणी के। तो इनको हमने कहा अखंडित आंकड़े। ठीक है, अखंडित आंकड़े दो भाग उसमें बट गए, समावेशी और अपवर्जी। समावेशी के अंतर्गत जो वर्गांतराल है उसकी उच्चतम जो सीमा है, जैसे कि हमने विभाजित किया 0 से 9। ठीक है, तो जो 9 है वो 9 का मूल्य इसी में सम्मिलित है। ठीक, फिर हम अगला जो वर्गांतराल समावेशी में लेंगे वो 0 के 9 के बाद में 10 से 19 लेंगे, और इसके विपरीत जो अपवर्जी है वहां पे हमने जो वर्गांतराल लिए वो 0 से 10 लिए, फिर 20 से 30 लिए। अपवर्जी में जो वर्ग की वर्गांतराल है, जो उसकी जो वर्ग है, उसकी जो उच्चतम सीमा है, उसका मूल्य उस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे 0 से 10 में 10 का मूल्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 10 का मूल्य अगले वर्गांतराल जो 10 से 20 है उसमें सम्मिलित है। इस तरीके से जो हमारी अखंडित श्रेणी हुई वो दो रूपों में सामने आई, जिसे हमने अपवर्जी और समावेशी कहा। पूनम कुमारी, रामानुज, रोशन, जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। स्वीटी कुमारी, ठीक है। हम अपने आज के इस व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।